Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic or discussion is ecosystem. Here we are going to start a new chapter, that is chapter 14, ecosystem, under unit ecology. And we are going to learn about different types of ecosystem and examples of ecosystem. This video is going to be very important for exam point of view, therefore watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो डिस्कस करने वाले हैं हम नया टॉपिक, दैट इज़ इकोसिस्टम, जो कि चैप्टर 14 है इकोसिस्टम के नाम से, और यूनिट 10 है इकोलॉजी की, उसी के अंदर ये चैप्टर आता है। साथ में इकोसिस्टम के हम टाइप्स पढ़ेंगे और एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो हमारा टॉपिक है, आज हम नया यूनिट स्टार्ट किया था जो हमने, उसका सेकंड चैप्टर है यूनिट 10। इसका एक चैप्टर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन ऑलरेडी हो चुका है इकोलॉजी की यूनिट का। अब चैप्टर जो है नेक्स्ट है चैप्टर 14 इकोसिस्टम। ये न्यू एनसीईआरटी रेशनलाइज हो सकता है चैप्टर 13 के नाम से हो। तो यहाँ पे हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने वाले, नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इकोसिस्टम को समझेंगे। ऑलरेडी हमने लास्ट चैप्टर जो था ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, उसके अंदर इकोसिस्टम की डेफिनेशन हमने देखी थी, जहाँ पे हमने देखा था कि जहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ एक साथ मिलती हैं और जहाँ फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, वहाँ पे इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो यहाँ पे इकोसिस्टम क्या है, टर्म सबसे पहले किसने कॉइन किया था? सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है टेंसले। साइंटिस्ट का नाम याद रखना, एग्जाम में आ चुका है और अभी भी आ सकता है। टेंसले ने कौन सा टर्म कॉइन किया था? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टर्म किसने कॉइन किया? टेंसले ने। मैं अभी भी बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट का नाम आ चुका है बहुत बार और अभी भी आ सकता है। अब देखो डेफिनेशन देखते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। अगर हमने देखा बेसिक यूनिट ऑफ नेचर क्या था हमारे लिए इकोलॉजी में, ऑर्गेनिज्म, लेकिन फंक्शनल यूनिट आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे नेचर की? दैट इज फंक्शनल यूनिट इज इकोसिस्टम। क्या है बेटा? इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर क्या है? दैट इज इकोसिस्टम। किस लेवल को मानते हैं? इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम में क्या है बेटा? बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सेम स्पीसीज के भी और दूसरे स्पीसीज के साथ भी, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन के टॉपिक जो था, बायोलॉजिकल कम्युनिटी का टॉपिक था, उसमें सारा हमने डिस्कस किया था। सो बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड विद देयर सराउंडिंग, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इनके इंटरेक्शंस होते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाते हैं तो हम फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर के बारे में बता पाते हैं, दैट इज इकोसिस्टम। तो यहाँ पे क्या इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है? सिंपल सी है, बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं दूसरे के साथ में और विद देयर सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे इसके कारण क्या होता है? फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। इसके कारण जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर बन जाती है, दैट इज इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप होता है। या फिर आप सिंपली बता सकते हो, जहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं और अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं और उनके बीच में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम, इकोलॉजी का सिस्टम। तो फंक्शन यूनिट ऑफ नेचर है, तो इकोसिस्टम वर्ड काफ़ी फेमस है, वैसे भी आपको पता है, यूज़ में आता है डेली लाइफ में। आपको डेफिनेशन याद रखनी है, बोर्ड में अगर आप अपेयर हो रहे तो बोर्ड में ये डेफिनेशन आपको लिख के आनी है, व्हाट इज़ इकोसिस्टम। फिर इसमें नेक्स्ट लिखा हुआ कि मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द इंटायर बायोस्फीयर। आपको पता है इकोसिस्टम से ऊपर तो लैंडस्केप आता है, लैंडस्केप से ऊपर बायोम आता है, बायोम से भी ऊपर क्या आता है? बायोस्फीयर आता है। तो ये ऑलरेडी हमने जो है लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। इकोसिस्टम से ऊपर अगर आप जाएंगे तो क्या आएगा बेटा? लैंडस्केप। लैंडस्केप से ऊपर क्या आएगा बेटा? बायोम। बायोम से क्या ऊपर आएगा? बायोस्फीयर। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या है ऑर्गेनाइजेशन की? बायोस्फीयर ही है। तो कह रहा है कि बायोस्फीयर को भी मान लो हम एक ग्लोबल इकोसिस्टम मान लेते हैं, पूरे एक बायोस्फीयर को। तो यहाँ पे जितने भी इसमें इकोसिस्टम होंगे ना, वो सारे मिलके क्या बनाएंगे? एक बायोस्फीयर, कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। तो इसलिए कह रहा है कि बायोस्फीयर क्या है? बहुत सारे इकोसिस्टम का एक जो है कम्बिनेशन है, कंपोजिट है। दैट इज़ वाई इसको ग्लोबल इकोसिस्टम मान लिया बायोस्फीयर को। तो बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे? बायोस्फीयर बनाएंगे। तो हम बायोस्फीयर को पढ़ने के लिए हमें इकोसिस्टम ही पढ़ना पड़ेगा, कहने का मतलब सिंपल सा ही है। फिर नेक्स्ट है साइज ऑफ इकोसिस्टम कितना हो सकता है। देखो साइज ऑफ इकोसिस्टम जो है वो बहुत स्मॉल से बहुत लार्ज हो सकता है। स्मॉल जैसे कि स्मॉल पॉन्ड है कोई, उसके जैसा हो सकता है, इसको इकोसिस्टम का एग्जांपल मानते हैं हम। लार्ज फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है अपने आप में, और एक लार्ज सी जो है ये भी एक इकोसिस्टम है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बहुत स्मॉल साइज जैसे कि पॉन्ड के साइज से लेकर के ये साइज ऑफ फॉरेस्ट या साइज ऑफ सी के बराबर हो सकता है हमारा इकोसिस्टम। तो जो इकोसिस्टम का पार्ट है वो सिस्टम जो है
अपने आप फंक्शनल होंगे, अपने आप को मेंटेन कर रहे होंगे, सस्टेन कर रहे होंगे, तो वो सारे साइज में क्या हो सकते हैं, इकोसिस्टम का एग्जांपल बन सकते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉन्ड बन सकता है और लार्ज फॉरेस्ट या सी भी इसका एग्जांपल बन सकता है। अब हम देखो यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जो है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बेसिकली हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं बेटा। एक लैंड वाला पार्ट जिस पे इकोसिस्टम काम कर रहा है उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। एक जो पानी के अंदर इकोसिस्टम काम करता है उसको बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे फॉरेस्ट हो गया, इसके अलावा ग्रासलैंड एक अलग इकोसिस्टम है, डेजर्ट का अलग इकोसिस्टम है। तो ये सारे क्या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल, इसमें फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, ये लैंड के ऊपर मिलते हैं आपको। एक्वेटिक इकोसिस्टम में पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकती है, वेटलैंड हो सकते हैं, रिवर हो सकती है, एस्चुरी हो सकती है। और क्या हो सकती है बेटा, एस्चुरी भी इसका एग्जाम्पल पॉसिबल है। एस्चुरी भी एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, वेटलैंड है, एस्चुरी, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम दो सिस्टम में हम डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरली जो लैंड वाला पार्ट है टेरेस्ट्रियल, जो यहाँ पे पानी है, सी है, समंदर है, ओशियन है, वहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम या छोटे साइज़ के पॉन्ड भी हो सकते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल, लेक भी हो सकते हैं, वेटलैंड भी, रिवर भी और एस्चुरी भी हो सकते हैं। फिर सेकंड क्राइटेरिया जो इकोसिस्टम क्लासीफाई करने का बेटा, ह्यूमन इंटरफेरेंस के बेसिस पे, जहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस है या फिर जहाँ पर नहीं है। तो जहाँ पर ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है उसको बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम अपने आप ही फंक्शन करते हैं बेटा। जहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस है उसे बोलेंगे आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम। तो जहाँ पे हमारा इंटरफेरेंस आ जाएगा ह्यूमन बींग्स का उसको बोलेंगे हम आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम। जहाँ पे नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में सारे हैं बेटा, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, लेक, रिवर, जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है, जिसको मैनेज करने के लिए हमारा कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। आर्टिफिशियल में हमारा रोल होता है, जैसे क्रॉप फील्ड, क्रॉप लगाते हैं तो बेटा उसको हमें मैनेज करना पड़ता है, सीडिंग से लेकर के उसको हार्वेस्टिंग तक, हमें पूरा बीच में इरिगेशन करने तक सब कुछ केयरफुली हमें मैनेज करना पड़ता है। गार्डन हो गया, गार्डन भी एक तरह का इकोसिस्टम का एग्जांपल हो सकता है, एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम का एग्जांपल हो सकता है। जिसको हम मैनेज कर रहे हैं ना, जिस भी इकोसिस्टम को, वो आर्टिफिशियल या मैन मेड है बेटा। जिसको हम मैनेज नहीं कर रहे वो कैसा है, नेचुरल, जिसमें हमारा इंटरफेरेंस नहीं है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो आर्टिफिशियल मैनेजमेंट के क्रॉप फील्ड के बारे में आपने देखा ही होगा, आपके आसपास क्रॉप ग्रो करती हैं, तो उसके करेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक का मतलब यही होता है, मैन मेड, एंथ्रो वर्ड जो है मैन के लिए यूज़ करते हैं, तो एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम जो है। अब इसके करेक्टरिस्टिक क्या होंगे बेटा, जनरली आप देखा है तो ऐसे वाला इकोसिस्टम से एग्रीकल्चर वाला अगर लार्जेस्ट इकोसिस्टम एग्रीकल्चर है, आपको पता ही एग्रीकल्चर जो है लार्जेस्ट इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो सकता है। तो यहाँ पे इसमें मैनमेड वाले में एंथ्रोपोजेनिक में इकोसिस्टम में क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल सकते हैं, जैसे डू नॉट पोजेस सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। यहाँ पे सेल्फ रेगुलेटरी का मतलब कैसे है, जैसे फॉरेस्ट में आप देखोगे ना, फॉरेस्ट में कभी फायर लग जाती है, फॉरेस्ट फायर लगने से फॉरेस्ट डैमेज हो जाते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद फॉरेस्ट वैसे की वैसे दिखाई देने लग जाते हैं, वापस से रीग्रोथ हो जाती है वहाँ पे। लेकिन जैसे हमने क्रॉप के फील्ड में अगर हमने क्रॉप काट दी ना, तो अपने आप सेकंड क्रॉप नहीं होगी, या उसके अंदर जो है हम जब तक कुछ ग्रो नहीं करेंगे तब तक वो पॉसिबल नहीं होगा कि सेम क्रॉप हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेटरी नहीं है हमारा मैनमेड इकोसिस्टम। लिटिल साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो साइकिल होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो एक बार ख़त्म हो गए तो हमें बाहर से सप्लाई करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे रिसाइकलिंग का जो है वो साइकिल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लिटिल साइकिलिंग होती है। हैव लिटिल डाइवर्सिटी भी यहाँ पे स्पीसीज़ की कमी मिलती है मैनमेड इकोसिस्टम के अंदर। लेकिन यहाँ पे हैव लिटिल डाइवर्सिटी, और इसमें क्या आएगा बेटा, ये वाला आएगा हाई प्रोडक्टिविटी आएगा, ये वाला यहाँ पर क्या आएगा, ये हाई प्रोडक्टिविटी। एक्चुअल में ये प्रोडक्टिविटी है, तो ये क्या आएगा बेटा, हाई प्रोडक्टिविटी। यही इसकी एक खूबी होती है। खूबी क्या है बेटा, ये हाई प्रोडक्टिविटी का एग्जाम्पल होता है जो हमारा मैन मेड इकोसिस्टम होता है। तो ये डाइवर्सिटी लिटिल होती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी इसकी कैसी होती है बेटा, ज़्यादा होती है। प्रोडक्टिविटी में अच्छा है, ये बात क्यों है, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए। सिंपल फूड चेन का एग्जाम्पल है जहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स फूड चेन नहीं है। तो करेक्टरिस्टिक आपको अगर पूछ लिया जाए मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक के, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे डू नॉट पोजेस सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, लिटिल साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हैव लिटिल डाइवर्सिटी, हाई प्रोडक्टिविटी, सिंपल फूड चेन। अगर आपसे नेचुरल इकोसिस्टम के पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, ये डू नॉट हटा देंगे तो क्या होगा, पोजेस सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, मोर साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, मोर डाइवर्सिटी हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी नो डाउट इसमें ज़्यादा रहती है, लेकिन
अगर एरिया के हिसाब से देखेंगे तो आर्टिफिशियल में जो है पर स्क्वायर एरिया के हिसाब से थोड़ी सी हमारी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी इसमें भी ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं कि कम होगी। और फूड चेन सिंपल से क्या हो सकती है, कॉम्प्लेक्स फूड चेन भी या फूड वेब भी यहाँ प्रेजेंट हो सकती है नेचुरल इकोसिस्टम में। मैंने आपको दोनों के कैरेक्टरिस्टिक समझा दिए हैं। अगर आपने आर्टिफिशियल के याद कर लिए हैं तो फिर आपको जो है नेचुरल इकोसिस्टम के भी अपने आप ही याद हो जाएंगे आपको कंपेयर करते हुए। तो आपको एक का याद कर लेना इकोसिस्टम का एग्जाम्पल, दूसरे का अपने आप ही याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में बेटा हमने सिंपली बस यही समझा है इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पे बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट जो है इंटरेक्ट करते हैं और सराउंडिंग एनवायरनमेंट का इंटरेक्ट करते हैं। और उसके बाद में हमने देखा बेटा कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जो है 2 टाइप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम। फिर हम नेचुरल और आर्टिफिशियल देखा, और फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनमेड और एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम हमने यहाँ पे जो है स्टडी किए हैं। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी वीडियो की जितनी भी हमने डिस्कस की हैं। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।